हेलो विजय डॉक्टर्स। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स का दूसरा चैप्टर। बच्चों, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डीएनए का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है कैसे होता है, जीन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इस चैप्टर में हम स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल की। तो सबसे पहले बात आती है कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड्स, वेदर इट्स डीएनए और आरएनए, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जेनेटिक मटेरियल के। हायर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ वायरसेस में, बैक्टीरियाज में आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। आरएनए मोस्टली मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। आपने बेसिक अगर पढ़ा हो तो डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये आरएनए बनता है यहाँ पर, ये होता है मैसेंजर आरएनए। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में अगर हम बात करें तो ये दोनों के दोनों, चाहे वो डीएनए है या आरएनए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट इज पॉली? पॉली का मतलब मैनी। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलके एक चेन बना देते हैं लाइक दिस, वो क्या कहलाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जिसके 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है और 3 प्राइम एंड पे एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है। अगर ये दो सिर्फ हो तो क्या कहलाएगा बच्चों? आप में से कोई बता सकता है? अगर दो न्यूक्लियोटाइड हो तो क्या कहलाएगा? डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे हो जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बनता है। नाइट्रोजनस बेस, जो कि चार है, ए जी टी सी डीएनए में, और इसके साथ साथ यूरेसिल आ जाता है। तो इन पांच में से कोई चार प्रेजेंट होंगे। शुगर, शुगर भी दो टाइप की होगी, पेंटोज शुगर जो राइबोज होगी आरएनए में, और डीऑक्सी राइबोज टाइप की होगी डीएनए में, और फॉस्फेट ग्रुप। तो एक नाइट्रोजनस बेस, एक फॉस्फेट ग्रुप और शुगर मिलके क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें से अगर ये ग्रुप हम हटा दें, ये रिमूव कर दें, तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। अब नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप के हो जाते हैं बच्चों, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। एडेनिन, ग्वानिन, ये दोनों क्या है? प्यूरिन्स। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, प्योर एजी, प्योर एजी। थायमिन, साइटोसिन, ये दोनों पायरिमिडीन डीएनए में प्रेजेंट होंगे, और ये थायमिन रिप्लेस हो जाएगा विद यूरेसिल इन आरएनए। तो आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। जबकि डीएनए में क्या है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो थायमिन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट है, यूरेसिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट है। क्लियर? याद रह जाएगा आपको? ठीक है, चलिए। अब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक है, कि एक जो नाइट्रोजनस बेस है वो पेंटोज शुगर से इस तरह से अटैच होता है। ये जो बॉन्ड है वो क्या कहलाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे आपको फॉस्फेट ग्रुप नहीं दिख रहा, तो ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ डीएनए आर, न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से होते हैं? देखो, एडेनिन की जगह अगर हम वर्ड यूज कर दें, क्या यूज करोगे? क्या वर्ड हो जाएगा? डिओक्सी एडिनोसिन। डिओक्सी, डिओक्सी वर्ड अगर आप उसके आगे लगा देंगे तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड, लाइक दिस। तो आरएनए में क्या था? एडिनोसिन, गुएनोसिन, साइटिडीन हो जाएगा और यूरिडीन हो जाएगा। लेकिन डीएनए में न्यूक्लियोसाइड क्या कहलाएंगे? डिओक्सी एडिनोसिन, डिओक्सी गुएनोसिन, डिओक्सी साइटिडीन, डिओक्सी थाइमिडीन। क्योंकि डिओक्सी का मतलब क्या है? डिओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, याद रहेगा? एडिनोसिन, डिओक्सी एडिनोसिन, गुएनोसिन, डिओक्सी गुएनोसिन एंड सो। क्लियर है बच्चों? अब प्यूरिन मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्डिंग होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। प्यूरिन्स जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं उनमें 1,9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। 1,9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
लिंकेज का मतलब बॉन्ड, कि जो कार्बन 1 है शुगर की एंड जो पोजीशन 9th है न्यूक्लिक सॉरी नाइट्रोजनस बेस की, उन दोनों के बीच में बॉन्ड होगा। जबकि पायरिमिडीन में ये बॉन्ड कौन सा होगा, कोई बता सकता है आप में से? पायरिमिडीन में ये बॉन्ड कौन सा होगा? ये 1 1 होगा, कि पहला कार्बन और पहला ही नाइट्रोजनस बेस, चाहे थायमीन है चाहे वो साइटोसिन है, उनके बीच में बॉन्डिंग होगी। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे 1 9, यहाँ पे 1 1। क्लियर है? चलिए, अभी पूरी स्ट्रक्चर आपको बेटर समझ में आ रही होगी, है ना, कि तीनों प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोटाइड, ये हट गया तो क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये जी जो एडजॉइनिंग या एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू बनते हैं, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? उसको कहते हैं बच्चों फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? फोस्फोडाइएस्टर। ग्लाइकोसिडिक किसके बीच में था? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इसके बीच में ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। तो 3 प्राइम और 5 प्राइम फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज या बॉन्ड होता है, कि 3 प्राइम कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर एंड 5 प्राइम कार्बन ऑफ नेक्स्ट, तो उनके बीच में जो बॉन्ड हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? फोस्फोडाइएस्टर। बात समझ में आई? ठीक है, तो दोनों तरह के बॉन्ड याद रखने हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों के दोनों बॉन्ड कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू बनते हैं बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब पोलैरिटी क्या होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की? व्हाट इज पोलैरिटी? बताओ। 5 प्राइम एंड पे शुगर है, 5 प्राइम एंड पे शुगर है, और बताओ 5 प्राइम एंड ऑफ शुगर वो क्या कहलाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का 5 प्राइम एंड। दूसरे एंड पे क्या है? 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप था, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। लेकिन आरएनए में एक एडिशनल OH ग्रुप होता है, एडिशनल OH ग्रुप होता है एट सेकंड पोजीशन इन राइबोज। ठीक है ना, और आरएनए में यूरेसिल की जगह मिथाइल यूरेसिल होता है। ये जब हम कंपैरिजन पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो दिस इज ओवरऑल स्ट्रक्चर। देखो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी अभी, क्या क्या, कि आरएनए में एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट है एट सेकंड प्राइम पोजीशन, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो डाइन्यूक्लियोटाइड। अब बताइए 1 2 3 4 इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कितने फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होंगे? ठीक है, इसमें कितने फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है बताओ फटाफट। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन है, मिशर से लेके वाटसन एंड क्रिक, देन विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें रोल है। इसके बाद चेरेगैफ ने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है जी, तो सबसे पहले मिशर ने कंसेप्ट दिया था, एक आइडिया दिया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू, और उसको फिर डिटेल में स्टडी किया वाटसन एंड क्रिक ने। और फिर 1953 में बच्चों, 1953 में उसको डिटेल स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। तो मिशर ने आइडेंटिफाई किया, लेकिन उसने नाम दिया न्यूक्लिन। वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया डीएनए का। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी किसने की? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। क्लियर? तो जो मोस्ट वाइडली स्टडीड मॉडल है डीएनए का, दैट इज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। ठीक है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, इसको डबल हेलिकल या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो राइट हैंडेडली कॉइल्ड मैनर में अरेंज्ड है। ठीक है ना, एक का एक की पोलैरिटी अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरा उसके एंटी पैरेलल होगा, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगा। ठीक, पिच ऑफ द हेलिक्स, ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड वन पिच,
ये होती है 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रोम। जो डायमीटर है दैट इज 20 एंगस्ट्रोम। डायमीटर इसका होता है 20 एंगस्ट्रोम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 एंगस्ट्रोम डायमीटर। एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं, तो दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 0.3 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रोम। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जो बैकबोन है, बैकबोन इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। बैकबोन ऑफ दिस डीएनए हेलिक्स या डीएनए स्ट्रैंड आप कह सकते हो, इट इज फॉर्म्ड ऑफ डिऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ फटाफट। H3PO4 होता है, H3PO4 होता है। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? पोलैरिटी मैंने बता दिया, 1 एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग देखने को मिलती है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या मतलब हुआ इसका? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि जो प्यूरिन है पेयर करेगा पायरिमिडीन के साथ। अब प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विद पायरिमिडीन। अब हमें पता है प्यूरिन ए और जी है, लेकिन पायरिमिडीन टी सी और यू है, तो कैसे बेस पेयरिंग होगी? A always pairs with T through डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, C और G के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड करेगा, बॉन्डिंग शो करेगा। बैकबोन शुगर और फॉस्फेट की बनी है, बेसिस अंदर की साइड है जहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे बॉन्डिंग होगी। दो चेन एंटी पैरेलल है, एक की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरे की 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या है तो बता दो। ठीक है, मैंने डिटेल स्ट्रक्चर आपके लिए एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब एक होता है सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड। सेंस एंड एंटी सेंस आगे आएगा, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं अभी बता देता हूँ। सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड्स क्या होता है? सेंस स्ट्रैंड, अब आपको पता है डीएनए डुप्लेक्स में दो स्ट्रैंड है। ठीक है, एक मान लीजिए हम कहते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। क्लियर? अब एक स्ट्रैंड जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, उसमें जो बेस पेयर्स प्रेजेंट, सॉरी जो बेसिस प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल टी ए सी जी टी, ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा उसमें क्या बेस पेयर्स होंगे? थायमिन के अगेंस्ट क्या आ जाएगा? एडेनिन। ए के अगेंस्ट टी, सी के अगेंस्ट जी, जी के अगेंस्ट सी, एंड टी के अगेंस्ट फिर से ए। ठीक है, तो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है वो क्या कहलाएगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड। और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला है वो क्या कहलाएगा? नॉन टेम्पलेट या कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड। जिसकी बेसिस पे कोडिंग होगी वो क्या कहलाएगा? कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो अब जब ये स्ट्रैंड है और जब ट्रांसक्रिप्शन होगी, मैसेंजर आरएनए बनेगा, तो किसके हिसाब से बनेगा? बताओ, किसके हिसाब से बनेगा और क्या बनेगा? चलो बताओ। 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा, तो ये 3 प्राइम है, तो इसके अपोजिट है, टी के अगेंस्ट क्या आ जाएगा? ए। ए के अगेंस्ट क्या आ जाएगा? यहाँ आरएनए है तो यू। फिर सी के अगेंस्ट जी, जी के अगेंस्ट सी, टी के अगेंस्ट फिर से यू। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी मैसेंजर आरएनए में, वो ये हो जाएगी। ठीक है, अब एरविन चेरगैव्स ने बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था ना, उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था इस डीएनए के स्ट्रक्चर में। उन्होंने कुछ रूल्स बनाए जिनको चेरगैव्स रूल कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन। प्यूरिन का जो अमाउंट है वो पायरिमिडीन के अमाउंट के बराबर होगा। फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशीज द टोटल प्यूरिन टू पायरिमिडीन रेशियो इज 1 फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशीज। अब ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में कुछ एग्जांपल्स हैं। बैक्टीरियोफाज में कितने बेस पेयर्स होते हैं? लैम्डा
बैक्टीरियोफाज में कितने होते हैं, इकोलाई में कितने हैं, और हैप्लॉइड जो डीएनए है उसमें कितने होंगे। तो हैप्लॉइड में मैंने ये लिखा हुआ है, तो डिप्लॉइड में क्या आप बता सकते हो? और कैसे हम डीएनए की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। देखिए, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स। अब ये हैप्लॉइड था, तो डिप्लॉइड कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर से डिप्लॉइड नंबर हो गया 2n हो गया। तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स, ये भी हमें पता है, हमने पढ़ी थी, 3.4 इंटू 10⁻9 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हमें पता है, लेंथ डीएनए की पता है, तो हम सॉरी हमें नंबर ऑफ बेस डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स पता है, तो हम लेंथ ऑफ डीएनए निकाल सकते हैं। ह्यूमन बींग्स में इतना होता है 2.2 मीटर। इकोलाई में नंबर ऑफ बेस पेयर्स निकाल लें, तो उल्टा कर दो। अब आप ये सोचिए कि एवरेज जो हाइट होती है ह्यूमन बीइंग की, वो नियरली 5.5 फीट, या हम कह सकते हैं नियरली 2 मीटर्स अप्रोक्स। तो 2 मीटर से भी कम हाइट है, लेकिन जो डीएनए है हर सेल में वो 2.2 मीटर का है। तो इतना ह्यूज अमाउंट का जो डीएनए है वो कैसे अकोमोडेट हो जाता है हमारी सेल्स में, हमारी बॉडी में। उसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि हाउ दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ डीएनए इज अरेंज्ड, पैकेज्ड और पैक्ड। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उसमें डीएनए पूरे के पूरे सेल में स्कैटर्ड नहीं होता। और लेकिन हमें ये भी पता है कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, उसको पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन ऐड कर लेंगे और उससे न्यूक्लियोइड बन जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को शायद ये ना बताओ, व्हाट इज न्यूक्लियोइड, बताओ पता है क्या? न्यूक्लियस विदाउट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस विदाउट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस की जगह क्या होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे तो कॉम्पैक्टेशन हो गया और काम चल गया। लेकिन यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो पैकेजिंग है वो ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है, क्योंकि अमाउंट ज्यादा है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स कितनी अभी बताई थी मैंने, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, एडजेसेंट बेस पेयर्स की बात है ये, इज इक्वल टू, बताओ, 0.3 नैनोमीटर, सॉरी 0.34 नैनोमीटर, या 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब नंबर ऑफ बेस पेयर्स भी आपको पता है। तो डीएनए पैकेजिंग के लिए यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स में पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, जिनको हिस्टोन प्रोटीन्स कहा जाता है। ये पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। ये दोनों एग्जांपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये 4 के पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो 8 हो गए, तो दे फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामर। कौन कौन से हैं? वैसे टोटल 5 हैं, लेकिन H2A, H2B, H3 एंड H4, ये चारों कंबाइन कर जाते हैं, ये पेयर में होते हैं। और साइड वाइज जो H1 स्टोन है वो उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो है पार्ट, दिस इज कॉल्ड कोर, दिस इज कॉल्ड कोर ऑफ हिस्टोन या कोर ऑफ ऑक्टामर। और जब इसके साथ ये मिल जाता है, देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम, देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। क्लियर? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, इनमें से 4, H1 को छोड़ के H2A, H2B, H3 एंड H4, ये क्या बनाते हैं, स्टोन ऑक्टामर। और जब इनके साथ H1 भी मिल जाता है तो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम। और न्यू बॉडी भी कहते हैं इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू बॉडी। क्लियर? अब एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, सो इट फॉर्म्स या इट मेक्स 1.75 लेफ्ट हैंडेड टर्न्स, पौने दो। अगर आप नॉर्थ इंडिया से तो आप समझते होंगे 1.75, 1.75 लेफ्ट हैंडेड टर्न्स ओवर स्टोन ऑक्टामर, या हम कह सकते हैं इट इज रैप्ड ओवर दिस स्टोन ऑक्टामर 1.75 टाइम्स। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर बन गई, ये न्यूक्लियोसोम हो गया। इट गिव्स अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस, बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस, कि जैसे कोई माला होती है, उसमें जो मोती होते हैं, उसमें जो मनके होते हैं,
वो जैसे अरेंज है उस तरह की एक स्ट्रक्चर दे देती है। ठीक है, अब जो दो न्यूक्लियोसोम है दे आर अरेंज्ड विद द हेल्प ऑफ लिंकर डीएनए, टू न्यूक्लियोसोम्स आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ लिंकर डीएनए। ठीक, अब फर्दर कोइलिंग गिव राइज टू मोर कॉम्पैक्टनेस, तो न्यूक्लियोसोम ज्यादा कॉम्पैक्ट होके क्या बना देते हैं, सोलेनोइड। क्या बना देते हैं, सोलेनोइड। ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस आपको दिख रही है। अब ये 11 नैनोमीटर के हो गए, कितना हो गया, 11 नैनोमीटर, 10 to 11 होता है एग्जैक्टली नहीं हम बोलेंगे, 10 to 11 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब मैंने आपको बताया था कि अब जो हिस्टोन और डीएनए के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कैसे होगा, हिस्टोन में पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमीनो एसिड है, स्पेशली लाइसिन एंड आर्जिनिन। डीएनए नेगेटिव चार्ज है क्योंकि वहां पे बैकबोन में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। इन अपोजिट चार्जेस की वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है और हाई बाइंडिंग एफिनिटी हो जाती है बिटवीन हिस्टोन एंड डीएनए। ठीक है, अब ये बीटेड स्ट्रिंग और फर्दर सिलेंड्रिकल कोयल स्ट्रक्चर बना देती है जिसको हम क्या कहेंगे, सोलेनोइड। तो यहाँ पे अगर एक और मैं बना दूं तो 6 न्यूक्लियोसोम मिलके 6 न्यूक्लियोसोम फॉर्म्स वन सोलेनोइड। ठीक है, क्लियर। तो अब इसका डायमीटर हो जाएगा 30 नैनोमीटर। एक सोलेनोइड का डायमीटर कितना होता है, 30 नैनोमीटर। फर्दर कंडेंसेशन, फर्दर कोइलिंग अकर्स, फर्दर सुपर कोइलिंग अकर्स, तो इससे क्या बन जाएगा, क्रोमेटीन। क्या बन जाएगा, क्रोमेटीन। लूजली पैक्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ लूप्स, तो वो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन बन जाएगा। तो ये 700 नैनोमीटर डायमीटर का हो जाता है। और मेटाफेज क्रोमोसोम पे ये कितना हो जाएगा, डबल, 1400 नैनोमीटर, 1400 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहां से स्टार्ट किया था, चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। हमने कहां से स्टार्ट किया, शॉर्टेस्ट रीजन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स 2 नैनोमीटर से, कॉम्पैक्टनेस आई, सोलेनोइड सॉरी न्यूक्लियोसोम बना 10 to 11 नैनोमीटर, 6 न्यूक्लियोसोम मिलके क्या बना देते हैं, सोलेनोइड, जो 30 नैनोमीटर का हो गया। फर्दर कंडेंसेशन गिव राइज टू क्रोमेटिन 300 नैनोमीटर, क्रोमेटिड्स बन गए 700 नैनोमीटर, मेटाफेज क्रोमोसोम 1400 नैनोमीटर। क्लियर, तो क्रोमेटिन इज पैक्ड, chromatin fibers are packed, coiled, condensed at metaphase stage to form chromosome। ठीक है जी, ये इस तरह की स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं, इट इज समवट लाइक दिस, इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोसोम। दो न्यूक्लियोसोम किसके हेल्प से जुड़े हैं, लिंकर डीएनए। ठीक है, अब हाई लेवल जो है, और भी हाई लेवल जो पैकेजिंग है वो होगी विद द हेल्प ऑफ एनएचसी, नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। अब ये क्या आ गया जी, नॉन क्रोमोसोमल सॉरी नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, एनएचसी क्या होता है बताओ। On the basis of staining behavior in a nucleus, chromatin is of two types, heterochromatin and euchromatin. Hetero and euchromatin. Heterochromatin and euchromatin. तो जो यूक्रोमेटिन है वो लूजली पैक्ड है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन है जो कि लाइटली स्टेन होता है, इसको हम फंक्शनल क्रोमेटिन भी कह सकते हैं, इट इज फंक्शनल क्रोमेटिन। ठीक है जी, ये वाला जो एरिया है। लेकिन डेंसली पैक्ड डार्कली स्टेन्ड इनएक्टिव रीजन, जिसको हम जंक डीएनए भी कह सकते हैं, नॉन फंक्शनल क्रोमेटिन भी कहते हैं, दैट इज हेट्रोक्रोमेटिन। तो फर्दर कॉइलिंग, फर्दर जो एक्टिविटी होगी वो इसकी वजह से। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डीएनए पैक्ड हो जाता है सेल्स में। इसके बाद स्टार्ट हुई एक खोज, एक सर्च शुरू हुई कि भैया हमें ये तो पता चल गया कि डीएनए इस तरह से पैक्ड है, हमें ये भी पता चल गया कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल है क्या, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या मिलके बनाता है जेनेटिक मटेरियल। तो ये सर्च स्टार्ट हुई। The search for genetic material was started by Griffith's transforming principle। ठीक है ना,
मेंडल ने 1866 में अपना काम किया, मेंडल्स लॉ दे दी। 1869 में मिशन ने क्या कर दिया, न्यूक्लियन डिस्कवर्ड कर दिया। 1902 में सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे दी। 1933 में मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिए। बट क्वेश्चन इज व्हाट एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल इज, उसका आंसर ही नहीं मिला। 66 से लेके 33 तक हम पहुंच गए। तो 1928 में एक ट्राई की गई थी, ठीक है ना, जिसको हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के फॉर्म में जानते हैं। उन्होंने एक अटेम्प्ट किया टू फाइंड आउट दैट व्हाट कैन बी द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। उससे पहले तो कोई आइडिया ही नहीं था, लेकिन उनको ये था कि देयर इज समथिंग जो बैक्टीरिया में एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कर देता है, और उसी के बेसिस पे उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम दिया। और ये काम किसने किया था, ग्रिफिथ, इसलिए इसको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो माइस पे परफॉर्म किया यूजिंग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो न्यूमोनिया कॉज करता है। इसकी दो स्ट्रेन होते हैं, दो टाइप्स होती हैं, दो वेराइटी होती हैं, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन, आर एंड एस स्ट्रेन। अब आर और एस में क्या फर्क है, आर का मतलब है यहाँ पे रफ, एस का मतलब है स्मूथ। तो अगर बाहर एक कोटिंग प्रेजेंट है, कैप्सूल प्रेजेंट है, तो वो टच में स्मूथ अपीयर होगा, तो उसको रफ कहेंगे, जो सॉरी स्मूथ कहेंगे। और अगर ये कोटिंग प्रेजेंट नहीं है तो ये समथिंग, ये रफनेस, ये रफ अपीयर होता है, तो आर स्ट्रेन, ठीक है। तो एस एंड आर दो स्ट्रेन क्लियर हो गए। जो एस स्ट्रेन है, जो स्मूथ है, इट हैज विरुलेंस। विरुलेंस का मतलब होता है डिजीज कोज करने की कैपेसिटी, एबिलिटी। और आर जो है, जो रफ वाला है जिसमें कोटिंग नहीं है, कैप्सूल नहीं है, वो नॉन विरुलेंट होता है, वो डिजीज कोज नहीं करता। तो उन्होंने क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एस स्ट्रेन स्मूथ वाला लिया। स्मूथ वाला कौन सा, जो विरुलेंट है, उसको इंजेक्ट करवाया माइस में। तो इसमें तो विरुलेंस है, तो डिजीज कोज करेगा और माइस की डेथ हो जाएगी। फिर आर स्ट्रेन लिया, ये बेचारा रफ वाला, सीधा साधा, सीधा साधा मैं भोला वाला, जिसमें विरुलेंस है ही नहीं, नॉन विरुलेंट है, डिजीज कोज करने की कैपेसिटी नहीं है, इंजेक्ट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी माइस को। अब उनको क्या सूझा, उन्होंने इस डिजीज करने वाले को हीट किया, हीट किल्ड किया, कि मतलब उसमें डिजीज करने की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाए हाई टेम्परेचर की वजह से। फिर इंजेक्ट किया तो काम बन गया। ऐसा डालने के बावजूद भी डेथ नहीं हुई माइस की, क्योंकि वो हीट किल्ड कर दिया। अब अल्टीमेटली उन्होंने मिक्सिंग करी कि तू कैसे बचेगा, तो हीट किल्ड एस्ट्रेन और लाइव आर्स्ट्रेन। अब हीट किल्ड एस्ट्रेन में क्या है, स्मूथ तो है, इसके ऊपर कोटिंग भी है, आर के ऊपर रफ है, कोटिंग नहीं है, लेकिन हीट किल्ड कर दिया तो इसमें जो कैपेबिलिटी थी वो खत्म हो गई। अब वो इंजेक्ट किया तो माइस मर गया। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो उसने कंक्लूड किया कि जो जो ये कोटिंग थी, ये यहाँ से यहाँ चली गई, और उसकी वजह से जो आर स्ट्रेन था उसमें डिजीज कोज करने की कैपेबिलिटी आ गई, वो विरुलेंट हो गई, ठीक है। कि आर स्ट्रेन able to synthesize polysaccharide coat and become virulent, and it occurred due to transfer of certain substance, जिसका बायोकेमिकल नेचर उनको अभी भी नहीं पता था। उसकी बायोकेमिकल नेचर उनको नहीं पता था। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा सब्सटेंस था जो ट्रांसफर हो गया, और जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन, जो नॉन विरुलेंट स्ट्रेन था, उसके ऊपर पॉलीसैकेराइड का जो कैप्सूल था वो कोटिंग बन गई, और उसमें डिजीज कोज करने की कैपेसिटी आ गई। क्लियर है जी। बट बायोकेमिकल नेचर उनको नहीं पता था। तो ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर है बच्चों। ग्रिफिथ ने तो ये कह के छोड़ दिया। उसके बाद बेचारे तीन लोगों ने फिर से ट्राई किया, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। उन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड एस सेल थी उसके बायोकेमिकल्स को प्योरीफाई किया विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, और उसको चार तरह से ट्रीट किया। देखो बड़ा आसानी से समझना बच्चों, चार टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। चार टेस्ट ट्यूब ले ली, चारों में क्या है, चारों में कल्चर मीडियम है। कल्चर मीडियम सब में है, कल्चर मीडियम, इसको मैं सीएम लिख देता हूँ, कल्चर मीडियम सब में है, वो मीडियम जिसके ऊपर वो ग्रो करेगा। अब इसमें आर स्ट्रेन है,
आर आर एंड आर, रफ स्ट्रेन। ठीक, पहले केस में क्या लिया, प्रोटीन ऑफ एस, प्रोटीन ऑफ एस, क्योंकि बायोकेमिकल्स को अलग किया है, प्रोटीन ऑफ एस टाइप लिया। दूसरे में आरएनए ऑफ एस टाइप, आरएनए ऑफ एस टाइप, क्योंकि वो भी तो कंटेंटेड हो सकता था। तीसरे में क्या लिया, डीएनए ऑफ एस टाइप, लेकिन उसमें एंजाइम ऐड कर दिया डीएनएज, एंजाइम डीएनएज ऐड कर दिया। और लास्ट में डीएनए ऑफ एस टाइप, डीएनए ऑफ एस टाइप। इन 4 फ्रैक्शन में उन्होंने बायोकेमिकल्स को सेपरेट करके टेस्ट ट्यूब में रखा। उन्होंने देखा फर्स्ट में देयर वाज नो चेंज, सेकंड में भी कोई चेंज उनको देखने को नहीं मिला, चेंज वाज ऑब्जर्व्ड इन फोर्थ केस। अब आप कहोगे कि सर इसमें भी तो डीएनए था, इसमें भी डीएनए था, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो डीएनए एंजाइम है उसने डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, तो एक्टिविटी वाज नॉट ऑब्जर्व्ड। लेकिन डीएनए ऑफ एस टाइप हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसे प्रूव हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। जो ट्रांसफॉर्म कर रहा था वो सब्सटेंस क्या था, डीएनए था। तो डाइजेशन ऑफ डीएनए विद डीएनए इज इनहिबिटेड, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसमें भी, लेकिन उसको रोक दिया उसने। तो इससे प्रूव हो गया कि डीएनए वाज जेनेटिक मटेरियल। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन विदाउट डीएनए प्लस आर स्ट्रेन, जब उसको इंजेक्ट किया गया माइस में तो वो जिंदा रहा। ठीक है, तो दिस एक्सपेरिमेंट जो बायोकेमिकल्स के बेस पे था उसने प्रूव कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। लेकिन हमारे साइंटिस्ट लोगों को चैन नहीं मिलता ना, उन्होंने और उसको कंफर्म करने के लिए ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट किया, हर्षा एंड चेज ने। ठीक है ना, ये अनमिस्टेकेबल प्रूफ कहलाता है, अनमिस्टेकेबल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। और ये ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी है, देखो ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, हर्षा एंड चेंज एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ट्रांसडक्शन भी कहते हैं, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, या इसको बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, बिकॉज बैक्टीरियोफाज पे ये परफॉर्म किया गया, बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट भी इसको कहा जाता है। किसने परफॉर्म किया, हर्षा एंड चेज ने। उन्होंने क्या किया, देखो बड़ा सिंपल सा मेथोडोलॉजी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज बैक्टीरियोफाज। वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफाज, क्लियर है। तो ऐसा ही एक बैक्टीरियोफाज है T2, बैक्टीरियोफाज है T2 जो इकोलाई सेल को इन्फेक्ट करता है। ठीक है जी, इकोलाई सेल को हम कल्चर मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है जी, और जो T2 बैक्टीरियोफाज है वो डीएनए और प्रोटीन कोड का बना होता है। ठीक है, डीएनए भी है इसमें, प्रोटीन कोड भी है, तो ये बेस्ट है टू फाइंड आउट वेदर डीएनए और प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। अब एक्सपेरिमेंट की तैयारी क्या की उन्होंने, उन्होंने क्या किया, 2 कल्चर लिए इकोलाई के, 2 कल्चर्स ऑफ इकोलाई। एक कल्चर में रेडियोएक्टिव सल्फर डाला, मैं इसके लिए रुकिए एक सेकंड, यहां से आपको बताता हूँ। 2 कल्चर लिए, 2 कल्चर्स। फर्स्ट में क्या डाला, रेडियो एक्टिव सल्फर, फर्स्ट में क्या डाला, रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक, S35। अदर कल्चर में रेडियो एक्टिव फोस्फोरस, P32। तो 2 कल्चर हो गए ना, S35 एंड P32। सल्फर किस में जाएगा, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स में, एमिनो एसिड्स में, जैसे लाइक सिस्टीन या मिथ्योनिन कह सकते हैं। तो ये प्रोटीन का पार्ट हो गया, एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, क्लियर। फॉस्फोरस किस में चला जाएगा, न्यूक्लियोटाइड में, गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूक्लियोटाइड। क्यों, क्योंकि वो क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स बनाएंगे, और न्यूक्लिक एसिड मेनली क्या होता है, डीएनए। तो मतलब रेडियो एक्टिव जो फॉस्फोरस था वो डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और रेडियो एक्टिव सल्फर प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। लेबलिंग हो गई जी। उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू किया, 3 स्टेजेस में उसको परफॉर्म किया। सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ, फर्स्ट स्टेज में इन्फेक्शन किया गया, जो कि मैंने आपको बताया। बोथ द लेबल्ड फाज were allowed to infect normally cultured bacteria in a separate experiment। ये मान लीजिए एक्सपेरिमेंट 1 है, ये एक्सपेरिमेंट 2 है, दोनों को सेपरेटली इन्फेक्ट करके ग्रो करने के लिए अलाउ किया गया। सेकेंड स्टेज में क्या किया उन्होंने, ब्लेंडिंग की। जैसे ही इन्फेक्शन हो गया
बैक्टीरियल सेल को एजिटेट किया गया, ब्लेंडर में हिलाया गया, शेक किया गया, जिससे बैक्टीरिया और वायरस के बीच का कॉन्टैक्ट टूट जाए। एंड इन थर्ड स्टेज सेंट्रीफ्यूगेशन वाज डन। सेंट्रीफ्यूगेशन वाज डन। सो इन्फेक्शन फॉलोड बाय ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। वायरस को सेपरेट कर दिया बैक्टीरिया से सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में उसको घुमा के। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ना, तो दो कंपोनेंट बन जाते हैं। एक कहलाता है पैलेट, जो हैवी होता है, और दूसरा पार्ट कहलाता है सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट और पैलेट दो में वो डिवाइड हो गया। क्लियर? तो जो वायरल कोट है वो हल्का होता है, वो बैक्टीरियल सेल में एंटर नहीं करता, तो वो कहाँ मिलेगा? वायरल कोट कहाँ मिलेगा? सुपरनेटेंट में मिला उनको, इनफैक्ट मिलेगा, नहीं मिला। ठीक है। और जो पैलेट था वो हैवी था, तो वो नीचे सेटल डाउन हो गया। अब इन दोनों को रेडियो एक्टिविटी के लिए ऑब्जर्व किया गया। तो रेडियो एक्टिविटी वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द सुपरनेटेंट which was found to contain the protein coat only protein coat in first medium। सेकेंड मीडियम में, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, जहां पे बैक्टीरियोफाज को लेबल किया गया था विद रेडियो एक्टिव डीएनए, तो वहां पे सुपरनेटेड में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, बट बट जो पैलेट था वहां पे रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व हुई। तो बैक्टीरिया बिकम लेबल्ड प्रूविंग दैट ओनली डीएनए ऑफ द फाज एंटर द बैक्टीरिया। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाता हूँ कैसे हुआ था। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो बैक्टीरिया फाज वायरस को पहले केस में फॉस्फोरस के साथ और दूसरे केस में सल्फर के साथ रेडियो एक्टिव लेबलिंग कर दी गई। फिर उसके बाद ब्लेंडिंग की गई जिससे कि वायरस और बैक्टीरिया अलग अलग हो जाए। सेंट्रीफ्यूगेशन जिससे हैवियर और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हो जाए। अब ऑब्जर्वेशन में क्या आया? बैक्टीरिया जिसको इन्फेक्ट किया गया था, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरस हैविंग रेडियोएक्टिव डीएनए, डीएनए मतलब P32, डीएनए हैड पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरस हैविंग रेडियोएक्टिव प्रोटीन S35, सल्फर जिसमें था, वर नॉट रेडियोएक्टिव। इसका मतलब प्रोटीन डिड नॉट एंटर बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरसेस। इससे प्रूव हो गया कि डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना? डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद इनके प्रोजेनी को भी टेस्ट किया गया फॉर रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी वाज एब्सेंट इन द वायरसेस derived from a parent having labeled protein। The viruses derived from parent having labeled DNA have radioactivity। तो जहां से प्रोटीन वाला पार्ट लिया गया वहां पे रेडियोएक्टिविटी एब्सेंट थी, लेकिन जहां से डीएनए वाला पार्ट लिया गया वहां पे रेडियोएक्टिविटी ऑब्जर्व की गई। ठीक है। अब बात आती है कि कोई भी सब्सटेंस जेनेटिक मटेरियल हो, उसके लिए उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो दो सब्सटेंस अब हो गए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में, डीएनए या आरएनए। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हो रेप्लिकेशन की होनी चाहिए, एबिलिटी टू रेप्लिकेट, एबिलिटी टू फॉर्म कॉपीज। रेप्लिकेशन का मतलब है कॉपी बनाने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो डीएनए में रेप्लिकेशन होती है, बहुत फास्ट होती है। ठीक है। स्टेबल, फिजिकली और केमिकली स्टेबल हो। तो डीएनए क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, रिएक्टिविटी कम है। लेकिन आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है तो रिएक्टिविटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। म्यूटेशंस हो, ओकेजनल म्यूटेशंस हो, तो थायमिन की वजह से उसमें म्यूटेशन हो जाते हैं। और यहाँ पे यूरेसिल है, मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर पाए, ये इसमें नहीं होता क्योंकि 2 प्राइम एंड पे शुगर नहीं होती, जबकि आरएनए में 2 प्राइम एंड पे एक्स्ट्रा शुगर प्रेजेंट होती है। तो दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। डीएनए प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है जहाँ पे स्टेबिलिटी की बात आती है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है जहाँ पे बात आती है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, मैसेंजर की काम का काम जब होता है तो आरएनए बेटर है। स्टेबिलिटी के केस में डीएनए। बट जो केमिकल स्ट्रक्चर है दोनों की, वो अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देती है। क्लियर? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बता दो। तो रेप्लिकेशन, स्टेबिलिटी, म्यूटेशन और एक्सप्रेशन, ये चार फीचर होने चाहिए किसी भी, क्या क्या बताया मैंने, दोबारा से मैं लिख देता हूँ। रेप्लिकेशन, एबिलिटी टू रेप्लिकेट, स्टेबिलिटी हो, फिजिकली और केमिकली स्टेबल हो, म्यूटेशंस हो ओकेजनल जिससे वेरिएशन आ सके, एंड एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो कर सके।
ठीक है, तो डीएनए इसलिए हाईली स्टेबल है। उसके बाद आता है सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी, जो क्रिक ने प्रपोज किया। उन्होंने कहा देयर इज लीनियर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है बाय ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और मैसेंजर आरएनए बना देता है प्रोटीन बाय ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है जी। लेकिन ओकेजनली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑल्सो कर, कि मैसेंजर आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन भी होती है, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, दैट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसकी भी हम बात करेंगे। ठीक, तो सेंट्रल डोगमा ये लीनियर फ्लो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फेमिनिज्म या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी। तो डीएनए रेप्लिकेशन, अब हम डीएनए रेप्लिकेशन सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें अब ये पता चल गया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन हायर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, तो अब ये कैसे अपनी कोपिंग करता है, उसका मैकेनिज्म सबसे पहले मैशेल्सन एंड स्टेल ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया। कि वाटसन एंड क्रिक ने बता दिया था कि ये सेमी कंजर्वेटिव है डीएनए का जो मॉडल उन्होंने दिया, तो उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया इन्होंने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉर्मल N14 नाइट्रोजन की जगह हैवी आइसोटोप लिया नाइट्रोजन का N15 इन NH4Cl मीडियम, हैवी आइसोटोप, जिससे डिफरेंस का पता चल सके। ठीक है ना, अब जब हैवी और लाइट को जब सेपरेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, सेंट्रिफिकेशन करते हैं। तो सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में उन्होंने हैवी और लाइटर डीएनए को सेपरेट कर लिया सेंट्रिफिकेशन की हेल्प से। अब जो इकोलाई सेल थी, जहाँ जहाँ पे N15 इंट्रोड्यूस किया गया था, हैवी आइसोटोप इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको N14 मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। देखना समझना, सबसे पहले क्या है, N15 है, ये आपको यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा हो, N15 डीएनए, ये जब रेप्लिकेट करता है, ये हैवी है। जब ये इसकी रेप्लिकेशन होता है फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन में, तो हाइब्रिड बनता है, एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज होता है और एक पेरेंटल होता है, हाइब्रिड बन गया N14 प्लस N15 कंटेनिंग। अब जब ये दोबारा से रेप्लिकेट करेगा, तो सेकेंड जनरेशन में 50% 50% क्या थे, पेरेंटल N14, 50% क्या थे, N14 कंटेनिंग पेरेंटल, जो कि लाइट थे, और 50% क्या थे, हाइब्रिड थे, N15 कंटेनिंग, जो कि हैवी थे। तो डेंसिटी ऑफ डीएनए वाज इंटरमीडिएट बिटवीन N15 एंड N14, कि वन स्ट्रैंड इज ओल्ड एंड वन इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। क्योंकि N15 हमने लिया था, तो N15 तो ओल्ड हो गया और N14 नया बन गया यहाँ पे। क्लियर है, बात समझ में आ गई, नहीं समझ में नहीं आई, कि हम ये कह रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल होगा, एक जो स्ट्रैंड है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा, वन स्ट्रैंड विल बी न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो जब N15 वाले को हमने रेप्लिकेट करवाया, हैवी को हमने रेप्लिकेट करवाया, तो फर्स्ट जनरेशन में हमें 50-50 मिला, कि एक स्ट्रैंड है तो N15 का, और एक यहाँ पे N15 क्या है, पेरेंटल है, N15 पेरेंटल है, तो ये तो पेरेंटल हो गया, और ये N14 हो गया न्यूली सिंथेसाइज्ड। क्लियर, तो ये हाइब्रिड बन गया। इसकी डेंसिटी बीच में थी, ना तो बॉटम में पैलेट में, ना सुपरनेटेंट में, समवेयर इन बिटवीन। लेकिन जब इनको दोबारा से इनका रेप्लिकेशन हुआ सेकंड जनरेशन में, तो क्या ऑब्जर्व हुआ, सेकंड जनरेशन में देवर 50-50, कि 50% क्या थे, पेरेंटल थे, वही सेम रहेगा इसमें, और 50% न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो इसको हम कैसे शो करेंगे बताओ, पहले हम एक कलर वाला बना देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, और N14 को हमने ब्लैक से बनाया है। ठीक, तो ये N14, ये N14, 50%, ये N15, ये N15, तो 50% पेरेंटल एंड 50% न्यूली सिंथेसाइज्ड। और अगर थर्ड जनरेशन में जाएंगे तो ये 75-25 हो जाएगा, मतलब ये परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना,
जो न्यूली सिंथेसाइज्ड होंगे वो 50% रहेंगे और जो पेरेंटल रहेंगे वो भी 50% रहेंगे। सो इट इज सेड दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। लेकिन इसके अलावा इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूअस एंड एंटी पैरेलल। ये दो वर्ड भी इसके लिए यूज किए जाते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ये आपको पता चल गया। डिसकंटिन्यूअस भी होती है और एंटी पैरेलल भी है। क्यों एंटी पैरेलल क्यों है? ओके, ये सॉरी, एंटी पैरेलल क्यों है? देखो एक स्ट्रैंड अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। क्लियर? तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे ये जो डायरेक्शन होती है नए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन की, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। तो एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअस बन रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन एक फ्रेगमेंट्स में बन रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस भी होगी। तो सेमी कंजर्वेटिव, डिसकंटिन्यूअस एंड एंटी पैरेलल, तीन वर्ड यूज करने हैं बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। क्लियर? अब स्टेप्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म क्या है डीएनए रेप्लिकेशन का? मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो सबसे पहले ओआरआई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एट ए पर्टिकुलर स्पॉट व्हिच इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब जो बैक्टीरियल और वायरल सेल हैं, बैक्टीरियल और वायरल सेल में सिंगल ओआरआई होता है, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, इट एक्ट्स एज ए सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट और रेप्लिकोन। लेकिन यूकेरियोटिक डीएनए में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, मल्टीपल रेप्लिकोन्स होते हैं, तो वो मल्टी रेप्लोनिक कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप तो हो गया ओआरआई साइट, एक सेकेंड मैकेनिज्म में पहला स्टेप तो क्या हो गया? ओआरआई साइट। दूसरा है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ध्यान रखना न्यूक्लियोटाइड्स लिखा है, साइड से नहीं लिखा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, डीएएमपी, डी जीएमपी, डीसीएमपी एंड जी सॉरी डी टीएमपी, एडेनिन गुआनिन थाइमिन एंड थाइमोसिन। ये फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड टीटीपी, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी पूरी प्रोसेस के लिए। तो ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? ये करेंगे। और ये पूरी प्रोसेस होगी फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है जी, अब तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा? एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, थर्ड स्टेप। तो यहाँ पे ये जो हमारा डबल हेलिकल डीएनए था, इसकी अनकोइलिंग हो जाएगी, सॉरी, इसकी अनकोइलिंग हो जाएगी विद हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, जिसको हम हेलिकेज एंजाइम कहते हैं, हेलिकेज एंजाइम, अनवाइंडेज एंजाइम। ठीक है, ये ओआरआई साइट पे एक्ट करेगा, ये ओआरआई साइट पे एक्ट करेगा। ये मान लीजिए ओआरआई साइट है, तो यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम एक्ट करेगा। ठीक है, और अनवाइंडिंग कर देगा उसकी, जैसे स्प्रिंग को हम खोलेंगे ना, या रस्सी को हम खोलें, तो उस तरह के जो स्ट्रक्चर बनेगी जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड उसके बीच में टूट जाएगी, और एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाएगी, विच इज नोन एज वाई शेप स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, विच इज नोन एज रेप्लिकेशन फोर्क। उसको हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फोर्क। लेकिन आपने ये देखा होगा कि अगर स्प्रिंग को हम खोलते हैं तो वो दोबारा से रिकॉइल करने की कोशिश करती है, तो उस रिकॉइलिंग से बचाने के लिए कुछ और एंजाइम्स होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं। वो एंजाइम कौन कौन से हैं? डीएनए गायरेज, टोपोआइसोमरेजेस। ठीक है, तो ये टेंशन रिलीजिंग एंजाइम है टोपोआइसोमरेज। प्रोकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज का काम कौन करेगा? डीएनए गायरेज, सॉरी, टोपोआइसोमरेज प्रोकैरियोट्स में होगा और यूकैरियोट्स में डीएनए गायरेज वो काम करेगा। ठीक है, उसके बाद ये रेप्लिकेशन फोर्क बन गया। अब प्राइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे प्राइमर का एडिशन होगा। अब प्राइमर क्या होता है जी? सर हमने तो प्राइमर सुना है, जो पेंट करते हैं वो प्राइमर होता है। नहीं बच्चों, एक्सपोजर ऑफ प्राइमर, एक्सपोजर ऑफ, सॉरी, फॉर्मेशन, नेक्स्ट स्टेप है ना ये, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर।
ये क्या होता है सर? हम बताएंगे बच्चों, आरएनए प्राइमर क्या होता है। 3 प्राइम एंड ऑफ वन स्ट्रैंड एंड फोर्क एंड, जहां पे वो रेप्लिकेशन फोर्क बना था, ऑफ अदर स्ट्रैंड, सेकंड स्ट्रैंड। ये दोनों बनते हैं, कैसे बनते हैं जी? ये था 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट ऐड कर दिया जाएगा, जिसको हम कहते हैं आरएनए प्राइमर। इसको क्या कहते हैं? आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या होता है? शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती है, 3 से 8 बेस पेयर की शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, 3 टू 8 बेस पेयर जिसमें होते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं प्रोसेस को। ठीक है, अब जैसे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, बेस पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? बेस पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एक स्ट्रैंड जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में बनेगा, वो तो कंटिन्यूअसली बनता चला जाएगा, है ना? लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगा। जितना स्ट्रैंड खुला उतना बन गया, फिर छोटा सा बन गया, जितना खुला उतना बनता चला गया। तो नए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होती रहेगी। तो एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअस बन रहा है, उसको लीडिंग स्ट्रैंड के, न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन बेस पेयरिंग के बाद न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक स्ट्रैंड जो कंटिन्यूअस बनेगा, वो लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा, और एक जो फ्रेगमेंट्स में बनेगा, वो क्या कहलाएगा? लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। अब जो फ्रेगमेंट्स बने, छोटे छोटे टुकड़े जो बने, ये क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इनको क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अभी बाद में इनको सबको सील कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। सारे के सारे फ्रेगमेंट्स को लाइगेज एंजाइम। तो इसलिए सेमी डिसकंटिन्यूअस भी हो गई ना, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो गई ना, एंटी पैरेलल भी हो गई, और सेमी कंजर्वेटिव हमने पढ़ ही लिया था। अब प्रूफ रीडिंग कर देंगे लास्ट में, कि मान लो कोई मिसमैच हो गया, 10,000 में से एक जो बेस पेयर गलत ढंग से रीडिंग होगी, तो उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम उसकी प्रूफ रीडिंग कर देते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 रिमूव द मिसमैच और रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना? तो डीएनए पॉलीमरेज 3 उसको सेंस कर लेगा, और डीएनए पॉलीमरेज 1 उसको रिमूव कर देगा। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो जाएगी। ओकाजा के फ्रेगमेंट से बनेगा वो लैगिंग स्ट्रैंड हो जाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। क्लियर है? तो दिस इज प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। चलें आगे बच्चों। चलिए, उसके बाद अब हमें डीएनए की पूरी कहानी समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है जी? अब हमें देखना है कि डीएनए से ये मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है। तो डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है, वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे फर्क क्या आ जाएगा? डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, तो एडेनिन की जगह, सॉरी, थायमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। क्लियर? हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी करना है एक स्ट्रैंड से, डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में। कौन से स्ट्रैंड से? टेम्पलेट स्ट्रैंड से। कैसे होगा? अभी बात करते हैं। इसके लिए ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वहां पे कौन सा एंजाइम था रेप्लिकेशन में? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि वहां पे डीएनए से डीएनए बन रहा था। यहाँ पे डीएनए से हमें आरएनए बनाना है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। और किस डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगी, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्ट एज कोडिंग स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला कोडिंग है, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर है? अब दोनों के दोनों स्ट्रैंड एक साथ कॉपी नहीं होते। बहुत बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों के दोनों स्ट्रैंड एक साथ कॉपी क्यों नहीं होते? क्योंकि कोड, जो प्रोटीन बनाएंगे, जो प्रोटीन को बनाने के लिए जो कोड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड में अलग अलग है। क्योंकि भाई एक जगह तो डीएनए है, एक जगह फिर वो मैसेंजर आरएनए बनेगा, उसके हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होगी। तो इससे पूरी की जो प्रोसेस है, जो ट्रांसलेशन की, वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो दो अलग टाइप के प्रोटीन बनेंगे, दो आरएनए मॉलिक्यूल एक साथ बनेंगे, तो जो बेस पेयरिंग है वो अफेक्ट हो जाएगी, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस ही रुक जाएगी। दैट्स व्हाई both the DNA strand, sorry, both the strands are not copied during transcription. ठीक है ना? क्लियर? अब मान लीजिए ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्ट्स एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये कोडिंग स्ट्रैंड हो गया। तो जो पेयरिंग होगी, मैंने पहले भी बताया था, वो इसके हिसाब से होगी। ए के साथ क्या आएगा? थायमिन की जगह यूरेसिल, टी के साथ ए। अगर इसके हिसाब से होती तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये ध्यान रखना है। जो कोडिंग स्ट्रैंड है,
वो कॉपी होगा आरएनए में। आरएनए बनेगा किससे? टेम्पलेट स्ट्रैंड से। क्लियर? तो मैसेंजर आरएनए में जो बना वो ये बना। डीएनए में ये था, ये टेम्पलेट, ये कोडिंग स्ट्रैंड। यहां पे ही मेन कंफ्यूजन होता है। चलिए, अब पूरा जो प्रोसेस एक एरिया की हेल्प से होता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन टू साइट्स, इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन साइट। यहाँ पे 3 एरियाज हैं। प्रमोटर रीजन, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट है, ठीक है। 5 प्राइम एंड पे ये प्रेजेंट होता है। 5 प्राइम एंड किसका? ये तो बात आ गई, 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है जी। स्ट्रक्चरल जीन्स, प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन के बीच का जितना भी एरिया है वो क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल जीन्स का एरिया, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगी, एग्जैक्टली बेस पेयरिंग जहाँ पे होगी। और टर्मिनेटर रीजन, जहाँ पे ये प्रोसेस रुक जाएगी, तो 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाएगा। बात समझ में आ गई? आनी ही पड़ेगी। अब हमें ये पता है जीन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। हम क्या मानते थे? स्मॉलेस्ट डीएनए सेगमेंट को हम क्या मानते थे? जीन। लेकिन अब क्या है? सिस्ट्रोन स्मॉलेस्ट डीएनए सेगमेंट, जिनमें एक एमआरएनए है, एक टीआरएनए है, और वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता है। तो लार्जेस्ट एलिमेंट क्या हो गया जीन का? सिस्ट्रोन, ठीक। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में अब जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। मोनोसिस्ट्रोनिक, जो यूकैरियोट्स में मिलते हैं, और पॉलीसिस्ट्रोनिक, जो प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उसके साथ साथ कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी आ जाते हैं। सीई से याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है। आईएन, इंटरॉन नोट, कोडिंग एक्सोन। एक्सोन अपीयर हो जाते हैं प्रोसेस मैसेंजर आरएनए में, लेकिन इंट्रोन से नहीं आ पाते। क्यों होगा वो बताएंगे। तो मोनोसिस्ट्रोनिक और ये पॉलीसिस्ट्रोनिक, सिंगल जीन, मल्टीपल जीन्स। 3 स्टेप में पूरी प्रोसेस होती है बैक्टीरिया सेल में। यहाँ पे एक ही जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सारे के सारे टाइप के आरएनए बनाते हैं। इनिशिएशन प्रोसेस, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग इलोंगेशन, चेन की फॉर्मेशन, और टर्मिनेशन जब प्रोसेस रुक जाएगी। तो इनिशिएशन में क्या होगा? सबसे पहले जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो प्रोमोटर साइट पे जाके बाइंड करेगा। प्रोमोटर साइट कहाँ पे है? 5 प्राइम एंड पे है, ठीक है। उसकी वजह से अनवाइंडिंग हो जाएगी। तो आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर ये प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। इनिशिएशन फैक्टर कौन सा है? सिग्मा फैक्टर। एंजाइम कौन सा है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से अनवाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है जी। डायरेक्शन क्या होगी ट्रांसक्रिप्शन की? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा? एलोंगेशन में आरएनए चेन बनेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग देख रहे हो आप, यहाँ पे स्टार्ट होगी। ये एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोसाइड, देखो अब राइबोन्यूक्लियोसाइड वहां पे न्यूक्लियोटाइड था, ये ऐड होंगे, विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए। कि ए के साथ टी या सॉरी ये है ना आरएनए है, तो थायमिन की जगह क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। ए के साथ यू आ जाएगा, जी के साथ सी आ जाएगा, सी के साथ जी, एंड सो ऑन। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती रहेगी अनटिल एंड अनलेस। ये चेन बनती रहेगी जब तक कि एक स्टॉप कोडोन टर्मिनेटर फैक्टर, जिसको रो फैक्टर कहते हैं, वो आके इस आरएनए पॉलीमरेज पे बाइंड ना कर जाए, ठीक है। इस आरएनए पॉलीमरेज पे आके ये रो फैक्टर जब बाइंड कर जाएगा तो प्रोसेस को रोक देगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, प्रोसेस रुक जाएगी। क्लियर है बच्चों? बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड हैं, दोनों के दोनों एक ही जगह होते हैं, क्योंकि इसको फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होगी। प्रोसेसिंग की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी जब हम यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों के दोनों साइटोप्लाज्म में होंगे, सॉरी न्यूक्लियस में होंगे। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कोई सेपरेशन होता ही नहीं है यहाँ पे, तो सारा का सारा काम एक जगह ही हो गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे यूकैरियोट्स में, तो 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं यहाँ पे। 3 अलग अलग तरह के आरएनए पॉलीमरेज हैं। जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनेगा उसमें
कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंसेस हैं, तो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को हटाना पड़ेगा, तो उसको कहेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होंगे यहाँ पे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो तीनों पॉलीमरेज कौन कौन से? आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। ये आरएनए पे एक्ट करेगा, ये एचएन हेट्रोजेनस जो आरएनए बनेगा उस पे काम करेगा, और ये टीआरएनए पे काम करेगा। तीनों के अलग अलग काम है, तीनों के अलग अलग फंक्शंस हैं, ये आपको याद रखना है। अब क्या होगा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस या प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी, ये जो चेन बनी इसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। तो इसके 5 प्राइम एंड पे एडिशनल मिथाइल ग्वानोसिन जुड़ जाते हैं, इसको कहते हैं कैपिंग। और जो 3 प्राइम एंड होगा वहां पे मल्टीपल ए ऐड कर दिए जाएंगे, इसको टेलिंग कहेंगे, पॉली ए टेल बन जाएगी। तो कैपिंग और टेलिंग, 5 प्राइम एंड पे कैप और 3 प्राइम एंड पे एडिनाइन। इसके अलावा जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, इंट्रोन्स हैं, इनको रिमूव कर दिया जाएगा बाय स्प्लाइसोसोम। तो रेगुलर हमें ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस सारे हट जाएंगे, तो एक कंटिन्यूअस चेन मिलेगी एमआरएनए की, जो फंक्शनल आरएनए कहलाएगा। तो रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स इज नोन एज स्प्लाइसिंग। तो ये दो चेंजेस हैं, 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब बात आती है जेनेटिक कोड की। 3 बेसिस की सीक्वेंस, 3 बेसिस की सीक्वेंस, 3 बेसिस, एक सेकंड, कलर हमें चेंज करना पड़ेगा, कलर चेंज करना पड़ेगा। 3 नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस which codes for specific amino acid, which codes for specific amino acid is known as genetic code। ठीक है? तो जॉर्ज गैमो जो थे, उन्होंने सबसे पहले भाई ये कंसेप्ट दिया कि ये ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। सिंगलेट होता तो सिर्फ 4 ही अमीनो एसिड को कोड कर पाता, डबलेट होता तो 16 होते, लेकिन ट्रिपलेट है तो ये 64 कोडोन्स के लिए कोड कर देता। तो ये ट्रिपलेट पहली बात हुई। उसके बाद इंडियन बोर्न साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना, उन्होंने सिंथेसाइज किया आरएनए मॉलिक्यूल्स को। नीरेनबर्ग ने सेल्फी सिस्टम बनाया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और ओका ने पोलिमराइजेशन रिएक्शन यूज किया आरएनए के लिए। ये 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है ना? उनकी शॉर्ट फॉर्म भी दी हुई है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। ट्रिपलेट होता है, मैंने बताया। 61 कोडोन कोड फॉर अमीनो एसिड। 3 ये हैं, यूएए, यूएजी एंड यूजीए, इनको नॉन सेंस कोडोन कहते हैं, नॉन सेंस कोडोन कहते हैं। इनके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं होता, ये स्टॉप कोडोन कहलाते हैं। जैसे ही आ जाएंगे प्रोसेस रुक जाएगी। एयूजी, ये मिथ्योनिन अमीनो एसिड के लिए भी है, मिथ्योनिन अमीनो एसिड के लिए भी है, और ये स्टार्टिंग कोडोन भी है, प्रोसेस को स्टार्ट भी करता है। तो ये ड्यूल फंक्शन है इसका, ठीक है? एन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मैनी कोडोन्स, तो उनको डिजेनरेसी ऑफ कोडोन कहते हैं। एयूजी मैंने बताया स्टार्टिंग कोडोन है, ये तीनों, इन तीनों में से कोई भी आ जाएगा तो स्टॉप कोडोन हो जाएगा। नॉन पंक्चुएशन से कंटिन्यूअस मैनर में लिखे जाएंगे, कोई फुल स्टॉप कोमा नहीं आएगा। यूनिवर्सल है, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग तक सब में एक जो कोडोन है स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं। नॉन ओवरलैपिंग है, ये नहीं है कि ये 3 है अब इसकी जगह ये 3 बन जाए, नहीं, इट इज नॉन ओवरलैपिंग टाइप। अनएम्बिगुअस स्पेसिफिक है, वन कोडोन स्पेसिफिक फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपके जेनेटिक कोड। अब म्यूटेशंस भी हो जाती हैं कि जीन और डीएनए के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप को हम स्टडी कर सकते हैं बाय म्यूटेशंस। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था एडिशन, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन, इन्वर्शन, कि एक पार्ट लॉस्ट हो जाए, गेन हो जाए। और उसका बेस्ट एग्जांपल क्या था? सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ा था, है ना? अब ये एक सीक्वेंस है, मान लीजिए एक पहला कोडोन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें कोडोन पे क्या हुआ? यहाँ पे GAC था, उसकी जगह क्या हो गया? इंसर्ट कर दिया हमने एक एक्स्ट्रा, या एक यहाँ से डिलीट कर दिया, तो उसकी पूरी सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगी। GAC की जगह क्या हो गया? ये कुछ और ही बन गया, ACG हो गया, या यहाँ पे CGU हो गया। तो इससे नए टाइप के अमीनो एसिड बन जाएंगे और पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो इंसर्शन या डिलीशन जो है, 3 और इस मल्टीपल बेसिस, इंसर्ट और डिलीट वन और मोर मल्टीपल कोडोन्स। ये आप सिकल सेल एनीमिया का बेस्ट एग्जांपल, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। नाउ आरएनए के टाइप्स, 3 टाइप के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए।
मैसेंजर आरएनए की आपने देख लिया कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन में इसका रोल है, और इसी मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, तो ट्रांसलेशन में भी इसका रोल है। तो ये क्रूशियल हो गया। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम्स है तो कैटालिटिक एक्टिविटी शो करेंगे ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। और ट्रांसफर आरएनए इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अडेप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है, इट इज बाइंडिंग साइट फॉर स्पेसिफिक कोडोन। हर कोडोन के लिए एक एंटी कोडोन कैरी करता है, और कोडोन एंटी कोडोन मिलकर एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। ठीक है ना। तो मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, तीन टाइप के आरएनए होते हैं बच्चों। टीआरएनए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। चार साइड से, चारों के चारों साइड आपको याद होना चाहिए। क्लोवर लीफ मॉडल स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। क्रिक ने इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल का नाम दिया था। क्यों? ये कोड को रीड करता है और अमीनो एसिड के साथ लिंक करता है, तो जैसा कोड आएगा उसी के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेगा, इसलिए इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। अब चार साइट्स हैं देखो यहाँ पे। एंटी कोडोन साइट, एंटी कोडोन साइट, इट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडोन। ठीक है। एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड 3 प्राइम ओएच साइड में होता है। राइबोसोम बाइंडिंग साइट एंड एंजाइम बाइंडिंग साइट। इसके अलावा इसमें एक वेरिएबल लूप भी होता है, जिसका फंक्शन अभी नहीं पता। तो एंटीकोडोन साइट, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, राइबोसोम बाइंडिंग साइट एंड एंजाइम बाइंडिंग साइट, चार होती है। डायग्राम देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनिशिएशन के लिए ट्रांसलेशन की बात हो रही है, दूसरा टीआरएनए होता है जिसको इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं। स्टॉप कोडोन के लिए कोई टीआरएनए नहीं आता, कोई एंटीकोडोन नहीं आता। सेकंड टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होती है क्लोवर लीफ होती है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है वो इनवर्टेड एल शेप्ड होती है। ठीक है जी। अब शुरू करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, कि मैसेंजर आरएनए से और प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है, उस प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं बच्चों। ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए जो मशीनरी चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए? इसके लिए मशीनरी हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए सबसे पहले राइबोसोम्स, हमें पहले चाहिए राइबोसोम। उसके अलावा क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए अमीनो एसिड्स, मशीनरी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमें चाहिए मैसेंजर आरएनए, जिसके ऊपर तो सारा कुछ टिका हुआ ही है, जिससे तो अ, बनेगा सारा। हमें चाहिए स्पेसिफिक टीआरएनए, हर कोडोन के लिए एंटी कोडोन लेके आएगा, और एक एंजाइम अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, ये मशीनरी है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है? चार स्टेप है। ट्रांसक्रिप्शन में तीन तीन इनिशिएशन, एलोकेशन एंड टर्मिनेशन, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में? इसको हम एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। इसमें क्या होगा कि जो अमीनो एसिड है, एटीपी की प्रेजेंस में, और एंजाइम, कौन सा एंजाइम अभी मैंने बताया था, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। ठीक है ना। मैग्नीशियम आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस, तो क्या बना देगा? अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स बना देगा। एनर्जी यूज होगी, एटीपी से एएमपी बन गया। ठीक है। हाइड्रोलाइसिस हो गया फोस्फेटेज, फोस्फेट का एंजाइम फोस्फेटेज, और उससे एनर्जी मिलेगी इस प्रोसेस के लिए। पेप्टाइड बॉन्ड बना है ना, इसलिए एनर्जी बनी, तो एटीपी से एएमपी की फॉर्मेशन होगी। अब अब क्या होगा? अमीनो एसाइलेशन हो जाएगा, कि अमीनो एसिड से एटीपी मिलके अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स बन गया, और इसके साथ एंजाइम ये जुड़ जाएगा, तो अमीनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना। अब इसी में फर्दर क्या होगा? चार्जिंग में क्या होगा? जो अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये जुड़ेगा टीआरएनए के साथ। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए तभी तो होगी ना, टीआरएनए के साथ जुड़ के क्या बना देगा ये? एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करेगा स्पेसिफिकली एमिनो एसिड्स के साथ। इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल। अब प्रोसेस स्टार्ट होगी। पहला स्टेप आएगा इनिशिएशन। इनिशिएशन रिक्वायर्स इनिशिएशन फैक्टर आईएफ, यहाँ पे आईएफ, इट रिक्वायर्स इनिशिएशन फैक्टर्स। इनिशिएशन फैक्टर प्रोकैरियोट्स में अलग होंगे, यूकैरियोट्स में अलग होंगे। प्रोकैरियोट्स में अलग होंगे, यूकैरियोट्स में अलग होंगे। प्रोकैरियोट्स में तीन है, IF3, IF2 एंड IF1। IF1 2 3। यूकैरियोट्स में अलग हो जाएंगे, ई लगा दो, 6 होंगे। ठीक है ना। सॉरी 9 9 9, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 होंगे। EIF2, EIF3, 4B, 4C, 5 एंड 6, इस तरह से 9 होते हैं टोटल। ठीक है।
लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, IF3 सबसे इंपॉर्टेंट है। वो जो EIF3 है वो अटैच होगा जाके स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है जी। तो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड टू mRNA एट द स्टार्ट कोडन। ये mRNA चेन है, इस पे बहुत सारे कोडोन्स हैं। तो जैसे ही AUG साइट आएगी, जैसे ही AUG साइट आएगी, जिसको हम स्टार्टिंग कोडोन भी कहते हैं, मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, तो वो इसके साथ बाइंड हो जाएगी। आप याद रखना, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट सिर्फ मैसेंजर आरएनए के प्रेजेंस में ज्वाइन करती हैं, अदरवाइज वो सेपरेट रहती है। तो 40 सब यूनिट आके जुड़ जाएगी इसके साथ। उसके बाद लार्ज सब यूनिट बाइंड कर जाएगी स्मॉल सब यूनिट के साथ, तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जो लार्ज सब यूनिट है उसमें क्या था हमारा, वही जो हमने बनाया था, अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइट ए साइट पे और पी साइट। ए साइट, पी साइट और ई साइट साइट है यहाँ पे लार्ज सब यूनिट में। तो ए साइट पे जाके जो इनिशिएटर टीआरएनए है वो बाइंड कर जाएगा पी साइट से, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन कौन लेके आएगा, टीआरएनए। तो कोडोन और एंटीकोडोन मिलकर एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड बनाते हैं। ठीक है। अब वो पहला बन गया मिथ्योनिन के लिए, सेकंड एमिनो एसिड टीआरएनए आएगा ए साइट पे, उसका एंटीकोडोन आएगा जो टीआरएनए लेके आएगा पेप। अब ये पहले वाला ट्रांसफर हो जाएगा ए साइट से पी साइट पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट एमिनो एसिड और उसका टीआरएनए ब्रोकन हो जाएगा, और टीआरएनए रिमूव फ्रॉम पी साइट एंड सेकंड टीआरएनए फ्रॉम ए साइट इज इक्वल टू पी साइट। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, ट्रांसलोकेशन। ये प्रोसेस चलती रहेगी, चलती रहेगी जब तक कि टर्मिनेशन कोडोन कौन से थे, यूएए, यूएजी, यूजीए, इन तीनों में से जिनको हम नॉनसेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन कहते हैं, जैसे ये आ जाएंगे प्रोसेस रुक जाएगी, दोनों राइबोसोम की यूनिट अलग अलग हो जाएंगी, रिलीज फैक्टर बाइंड कर जाएगा स्टॉप कोडोन से और ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। पॉलीपेप्टाइड और टीआरएनए रिलीज हो जाएंगे राइबोसोम से, और राइबोसोम के मैंने बताया कि दोनों सब यूनिट्स में टूट जाए। तो ये प्रोसेस होती है बच्चों। ठीक है जी। अब राइबोसोम का वो ग्रुप जो सिंगल एमआरएनए के साथ एसोसिएटेड होता है फॉर ट्रांसलेशन, उसको हम कहते हैं पोलीसोम या पॉलीराइबोसोम। लेकिन इस एमआरएनए में कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस भी होती हैं जो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करती, उनको कहते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजंस, जो 5 प्राइम एंड पे भी और 3 प्राइम एंड पे दोनों पे प्रेजेंट होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो कैपिंग इसके बाद होगी 5 प्राइम एंड पे, टेलिंग इनके बाद होगी 3 प्राइम एंड पे, याद रखना। ठीक है। उसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कैसे रेगुलेट कर सकते हैं हम पूरी प्रोसेस को। रेगुलेशन 4 लेवल पे होती है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, प्रोसेसिंग लेवल पे, जब ट्रांसपोर्ट होता है यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट का, और ट्रांसलेशन लेवल पे जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होती है। तो 4 लेवल है, देयर आर 4 लेवल्स। कैसे होता है देखो, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे तो न्यूक्लियस में ही होगा, यहाँ पे क्या कर देंगे, इंट्रोन्स को, नॉन फंक्शनल सीक्वेंसेस को हटा देंगे, स्प्लाइसिंग कर देंगे, उसके बाद कैपिंग कर देंगे, प्रोसेसिंग लेवल होगी, एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, तब कर देंगे, और अब ट्रांसलेशन लेवल पे पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखो, सारे के सारे फैक्टर, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, चाहे वो मेटाबॉलिक हो, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, वो रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को। एग्जांपल हमने लिया है इकोलाई सेल का, जहां पे बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम हाइड्रोलाइज करता है लैक्टोज को। लैक्टोज किस में टूट जाता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो गया, अगर लैक्टोज नहीं है तो एंजाइम की सिंथेसिस रुक जाएगी। ठीक है। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। तो जो डेवलपमेंट है, जो डिफरेंशिएशन है एम्ब्रियो का अडल्ट में, वो एक्सप्रेशन है बहुत सारे ऐसे जीन्स का। क्लियर है। अब अगर एक सबस्ट्रेट हम बाहर से ऐड कर दें टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन मीडियम, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप है, एक सेट है जो जीन्स का, वो स्विच ऑन हो जाएगा, उस पर एक्ट करेगा, इसको कहते हैं इंडक्शन। और वो सबस्ट्रेट हमने ऐड किया वो क्या कहलाएगा, इंड्यूसर। सबस्ट्रेट क्या कहलाएगा, इंड्यूसर। प्रोसेस क्या कहलाएगी, इंड्यूसर। और उससे क्या बनेगा, मेटाबोलाइट जो प्रोडक्ट है। तो उससे क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऐड कर देंगे तो जीन जो प्रोड्यूस कर रहा था वो टर्न ऑफ हो जाएगा, ये रिप्रेशन कहलाएगा। और जो ऐड किया वो क्या कहलाएगा, रिप्रेशन। तो रिप्रेशन रोकने वाला, इंड्यूसर एक तरह से स्टार्ट करने वाला। इसी के बेसिस पे कंसेप्ट दिया गया ओपेरॉन कि ईच मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय सेट ऑफ जीन्स। अब सारे के सारे जीन्स मिलके एक पर्टिकुलर रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं, जिसको कहते हैं ओपेरॉन। तो अलग अलग टाइप के ओपेरॉन है, लेकिन आपको अपने सिलेबस में लैक ओपेरॉन को पढ़ना है। कौन से ओपेरॉन को पढ़ना है,
लैक ओपरॉन को पढ़ना है। क्या होता है जी लैक ओपरॉन में? देखिए इसमें एक रेगुलेटरी या इनहिबिटरी जीन होता है जो रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा, अभी मैंने बताया, तो ये रेगुलेटरी जीन हो गया आई। एक प्रोमोटर साइट हो गई, ठीक है। 3 स्ट्रक्चरल जीन है जेड वाई एंड ए, और एक ऑपरेटर जीन रीजन है या ऑपरेटर जीन। क्लियर हो गया? तो स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन और रेगुलेटर जीन, ठीक। अब इनका रोल क्या है तीनों स्ट्रक्चरल जीन का? ये जो जेड है ये बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए कोड करता है, जो लैक्टोज को ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। वाई जीन जो परमेज के लिए कोड करता है, जो इंक्रीज कर देगा सेल की परमिलिटी फॉर लैक्टोज। और जीन ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करता है। किसके लिए कोड करता है? ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करता है। क्लियर है? चलो अब इसका फंक्शन देखते हैं। अगर इंड्यूसर ऐड नहीं किया तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो रेगुलेटर जीन है वो रिप्रेशर आरएनए एमआरएनए बनाएगा जिससे रिप्रेशर प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर इंड्यूसर नहीं ऐड किया हुआ, यहाँ पे लैक्टोज इंड्यूसर का काम कर रहा है, तो लैक ओपरोन स्विच ऑफ रहता है। क्यों? क्योंकि जो रेगुलेटर जीन है जो एमआरएनए को सिंथेसाइज कर रहा है वो रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है। ये रिप्रेशर प्रोटीन जाके ऑपरेटर साइट पे बाइंड कर जाएगा, यहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो यहाँ तक स्ट्रक्चरल जीन्स तक नहीं पहुंच पाएगा, और स्ट्रक्चरल जीन्स अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे। दे आर नॉट एक्सप्रेस, तो ये स्विच ऑफ है। इसका मतलब इसको ऑन करने के लिए इंड्यूसर की जरूरत पड़ेगी। इंड्यूसर इज रिक्वायर्ड। तो जैसे इंड्यूसर ऐड कर देंगे, यहाँ पे मैंने बताया था लैक्टोज एक्ट्स एज इंड्यूसर, तो लैक्टोज इस रिप्रेशर के साथ जाके बाइंड कर जाएगा। नाउ द पोलिमरेज एंजाइम इज फ्री टू रीच टू द स्ट्रक्चरल जीन्स। तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, मैसेंजर आरएनए बना, ट्रांसलेशन के थ्रू बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीज और ट्रांस एसिटाइलेज की फॉर्मेशन हो गई जो रेगुलेट करेंगे लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। तीनों के फंक्शन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इंड्यूसर स्विच ऑन कर रहा है, इंड्यूसर के एब्सेंस में स्विच ऑफ रहेगा। क्लियर है बच्चों? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंड्यूसर की तरह एक्ट नहीं कर सकते, और बाहर से बार बार लैक्टोज क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि ये मेटाबोलाइज होता रहता है, इसलिए इसको नेगेटिव रेगुलेशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है। लैक ऑफ प्रोन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल। ये इतना अभी आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक छोटा सा टॉपिक और बचा है बच्चों, चलिए वो मैं इसके बाद बताता हूँ। पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर लेते हैं। टेक्निक जिससे सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस जो डीएनए फ्रेगमेंट हैं दो इंडिविजुअल के, उनको कंपेयर करके उसको फाइंड आउट कर सकें कि सिमिलरिटीज है कि नहीं है। ये टेक्निक डेवलप की थी एलेक्स जेफरी ने। बेसिस क्या है कि रिपीटेड डीएनए को हम सेपरेट कर सकते हैं। जो बल्क डीएनए होता है, जेनोमिक डीएनए होता है, बाय डेंसिटी सेंट्रिफिकेशन, क्योंकि डिफरेंट पीक्स आर ऑब्टेन्ड, ठीक है ना। जो बल्क डीएनए होगा वो मेजर पीक बनाएगा, और जो स्मॉल पीसेज होंगे जिनको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं वो स्मॉल पीक्स बनाएंगे। तो डेंसिटी ग्रेडियंट से उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब जो सैटेलाइट डीएनए वो भी दो टाइप का होता है, माइक्रो सैटेलाइट जहाँ पे 2 से 6 बेस पेयर होंगे, और मिनी सैटेलाइट जहाँ पे इनका नंबर ज्यादा होगा। माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट बेस्ड ऑन बेस कंपोजिशन, एटी रिच है या जीसी रिच है, कितने लेंथ है सेगमेंट की, कितने रिपीटेटिंग यूनिट्स हैं, ये 8 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 20 बार रिपीट हो रहा है। अब जो एक डीएनए सीक्वेंस जो बहुत बार रिपीट होती है, बहुत सारे कॉपी नंबर देती है, उनको कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, और ये बिलोंग करता है मिनी सैटेलाइट्स एंड इट इज यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट इज यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल बच्चों। क्लियर? अब एवरी पर्सन हैव कॉपी नंबर वेरीज इन ईच क्रोमोसोम। दो एलील्स, एक फादर से आता है एक मदर से आता है, उसमें भी अलग अलग, मैंने बताया यूनिकनेस प्रोवाइड करता है हर इंडिविजुअल को। साइज वेरी कर जाता है इसका 0.1 से 20 केबी तक, किलो बेस पेयर्स तक। अब होता क्या है, एनी डिफरेंस इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑब्जर्व इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। कि वेरिएशन जेनेटिक लेवल पे होता है, तो नॉन कोडिंग डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म हाई होगा, क्योंकि म्यूटेशन जो इन सीक्वेंसेस में होंगे वो पर्सन की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेंगे, ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे इंडिविजुअल एंड पास जनरेशन टू जनरेशन, जिससे पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है। इसकी वजह से इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है एवोल्यूशन में और स्पेसिएशन में, नहीं स्पेसिफिक फॉर्मेशन में। एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, कि एक न्यूक्लियोटाइड के चेंजेस जो हैं
वो जब पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। स्टेप्स आप समझ लीजिए। देखो सडन ब्लोटिंग टेक्निक्स में क्या होते हैं, सबसे पहले हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। आपने मूवीज में देखा होगा ना, क्राइम सीन पे थोड़ा सा ब्लड मिल जाए, कोई हेयर का पीस मिल जाए, है ना, कोई भी सलाइवा, बोन, कुछ भी मिल जाए, वो डीएनए सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं, उसको आइसोलेट कर लेते हैं। फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से उसकी कटिंग की जाती है, स्पेसिफिक साइज का डीएनए सेगमेंट लिया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके हम बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल में पढ़ चुके हैं इसको। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम इसको फ्रेगमेंट्स बना लेते हैं और एल्कली सॉल्यूशन के साथ इसको डीनेचर कर देते हैं, जिससे पर्टिकुलर साइज का हमें फ्रेगमेंट मिल जाएगा। अब इन ब्लोट्स को, इन सेगमेंट्स को हम ट्रांसफर कर देते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे या नायलॉन मेम्ब्रेन पे, जहां से हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हमें रेडियोएक्टिव लेबल्ड वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स मिल जाते हैं, जिनको हम प्रोब्स की तरह यूज करते हैं। एंड फाइनली ये हाइब्रिडाइज जो डीएनए है, इसको ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से, जैसे एक्सरे फिल्म डेवलप होती है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो, ऐसे ये ऑटो रेडियोग्राफी के बाद ये फिल्म डेवलप हो जाती है, इमेज बन जाती है, लाइट और डार्क बैंड्स मिल जाते हैं, जिसको डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। ठीक है ना। अब वीएनटीआर तो यूनिक थे, वीएनटीआर से स्पेसिफिसिटी आ गई, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ले लिया हमने, उसको हाइब्रिडाइज कर दिया, एक्सरे फिल्म की तरह इसको डेवलप कर लिया। अब अगर इसको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि मान लीजिए ये सस्पेक्ट है, उसमें ये भी एनटीआर आए और वे कुछ और पीक्स आए। अब इसको कंपेयर करिए, पैटर्नल इश्यूज है, मान लो यहाँ पे कंपैरिजन आ जाता है, ये भी एनटीआर इसके अलग होंगे, तो चांसेस बढ़ गए ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंट सब में सेम, सॉरी, डिफरेंट होते हैं, सिर्फ मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ के। तो सेंसिटिविटी ऑफ टेक्निक कैन बी इंक्रीज्ड बाय पीसीआर, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन 3 स्टेप में होती है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। टैग पॉलीमरेज एंजाइम हम यूज करते हैं। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफर इनटू नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, एंड डिटेक्शन, वो मतलब वो शीट ऑब्टेन कर लेना एक्सरे फिल्म की तरह, है ना, ऑटो रेडियोग्राफी से। ये सारे स्टेप्स होते हैं। उसके बाद इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, कहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, इस तरह से देखिए, मैंने बताया था ना अभी कि ये मान लीजिए फादर का है, ये मदर का, सॉरी चाइल्ड का है, तो ये मदर का है, ये चाइल्ड का है। अब हमें पैटर्निटी इशू का है पता लगाना है, तो अब कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए कहाँ पे मैचिंग हो रही है, ये मैच हो गया, इससे भी मैच हो गया, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, यहाँ पे ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है। ठीक है ना। तो पर्सन वन, इसमें चांसेस ज्यादा है, इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज आ रही है ना तीनों में से, तो ही कैन बी द फादर ऑफ द चाइल्ड। तो फोरेंसिक साइंस में इसको यूज कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज कर सकते हैं, फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए, पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटीज को स्टडी करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये जो चीज मैंने बताई अभी, एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वो है, यहाँ से इसको आप स्टडी कर सकते हो। अब एक छोटा सा टॉपिक बच्चों में रहता है जो आपको पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एक मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा ये स्टार्ट कैसे हुआ, किसने स्टार्ट किया। इट वाज स्टार्टेड इन 1990s, इट वाज स्टार्टेड इन 1990s बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ, बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। उसके बाद वेलकम ट्रस्ट यूके ने इसको ज्वाइन किया, वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके ज्वाइंड इट। ठीक है। इट वाज स्टार्टेड इन 1990 एंड completed in 2003, completed in 2003। इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया, इट वाज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। क्यों कहा गया? नंबर वन, कोस्ट, कोस्ट 9 बिलियन यूएस डॉलर्स, 9 बिलियन यूएस डॉलर्स इसकी कोस्ट आई। सेकेंडली मेगा प्रोजेक्ट को कहा गया, लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर्स, 3 × 10⁹ बेस पेयर्स वर आइडेंटिफाइड एंड सिक्वेंस्ड। तो डाटा बहुत ज्यादा था, इसलिए भी मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं इसको। लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर इन्वॉल्व। चौथा, अगर इसके डाटा को बुक के रूप में पब्लिश किया जाए तो 3300 बुक्स चाहिएंगी, जिसमें हर बुक में 1000 पेजेस हो, ईच बुक कंटेन 1000 पेजेस एंड ईच पेज कंटेन 1000 लेटर्स, ईच पेज कंटेन 1000 लेटर्स। सो दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा वाज एनालाइज्ड। ठीक है। गोल्स क्या थे एचजीपी के, व्हाट वर द गोल्स ऑफ एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स क्या थे, क्यों इसको यूज किया गया?
गोल्स, आइडेंटिफाइंग जीन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस में जीन को आइडेंटिफाई करना है पहला। सेकंड, बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना, बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना। अब मेथोडोलॉजी क्या थी इसकी? मेथोडोलॉजी के लिए दो टेक्निक्स थी, ईएसटी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स एंड सीक्वेंस अनोटेशन, सीक्वेंस अनोटेशन। दो मेथोडोलॉजीज थी साइंटिस्ट के सामने जो वो यूज कर सकते थे कि सारे ईएसटी में क्या करेंगे कि सारे के सारे जीन्स को जो है सीक्वेंस करें, आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स, आइडेंटिफाई ऑल जीन्स, एक सेकेंड, आइडेंटिफाई ऑल जीन्स या ऑल जीन्स, चाहे वो कोडिंग है नॉन कोडिंग है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जीनोम को स्टडी किया जाए, इसमें पूरा का पूरा कोडिंग नॉन कोडिंग सारा का सारा जीनोम सीक्वेंस किया जाए, ठीक है ना। तो सीक्वेंस अनोटेशन की तरफ गए साइंटिस्ट कि पूरा का पूरा डीएनए जो था सेल का उसको आइसोलेट किया गया, उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ा गया, उसको प्रोसेस किया गया और उसके बाद उसको स्टडी किया गया, ठीक है ना बच्चों। तो जो एचजीपी है इसने क्या बताया कि क्रोमोसोम नंबर 1 जो है इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स 2968, ठीक है। 99.9% जो है न्यूक्लियोटाइड बेसिस सेम है सारे ह्यूमन बींग्स में। डीएनए का वो पार्ट जहाँ पे रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। सैटेलाइट डीएनए भी दो टाइप का हो सकता है, मॉडरेटली रिपीटेटिव एंड हाईली रिपीटेटिव, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट्स। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक मेगा प्रोजेक्ट बनाती है। सो दिस इज योर चैप्टर। हमने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया बच्चों, वन शॉट की फॉर्म में एक एक चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है बच्चों, बताओ क्या करते हो आप? हमेशा अपने डाउट्स कहाँ पूछते हो? अपने स्टडी डेस्टिनेशन के कमेंट सेक्शन में पूछते हो। और पूरा सिलेबस आपको करवाया है तो क्लिक लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब तो हम मांग सकते हैं, एक शेयर तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सारे के सारे जो नोट्स हैं सेशन के वो आप डिस्क्रिप्शन से हमेशा की तरह डाउनलोड कर सकते हैं। यस और नो? पढ़ते रहिए बच्चों। इसके बाद हम पीवाई क्यूज करेंगे, लास्ट 10 इयर्स के पीवाई क्यू चैप्टर वाइज, सैंपल पेपर बहुत कुछ है, लेकिन कंडीशन एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर, कीप स्टडी।